Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello dear students, welcome to our YouTube channel Star Classes, a great place for education. एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज से हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए NCERT गणित की पुस्तक से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधानों पर बात करेंगे। और आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याओं के बारे में आपने प्रीवियस क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इस चार्ट के माध्यम से आप वास्तविक संख्याओं को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस चार्ट में अगर हम सबसे नीचे से देखें तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, वे संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो कि 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। जबकि पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो कि 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं। अगर प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं सबको संयुक्त रूप से देखें तो ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, और यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा लें तो ये ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को संयुक्त रूप से पूर्णांक कहते हैं, अर्थात ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं सहित सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अपूर्णांक की अगर हम बात करें तो भिन्न और दशमलव भिन्न ये अपूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। परमेय संख्याओं में पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है, अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q का मान शून्य ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 -3/2 0 7, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन Q का मान शून्य ना हो। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q का मान शून्य ना हो। जैसे √2 √3 पाई 1.3 4 5 6 इत्यादि। परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को अगर हम संयुक्त रूप से लें तो ये वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है, जैसे 4/5 -3/2 √2 1.5 6√3, इस प्रकार ये सब वास्तविक संख्याएं। अगर आप इन संख्याओं के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो संख्या पद्धति से रिलेटेड हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में विस्तार से बात की थी। तो चलिए अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। प्रमेयिका यानी लेमा की बात करें तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं कि a = bq + r, जहां r का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है और b से छोटा होगा। इस प्रमेयिका को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसका प्रयोग हम भाग की जांच करने में करते हैं, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कलन विधि इसी प्रमेयिका पर आधारित है, जिसका प्रयोग दो धनात्मक पूर्ण संख्याओं का मासा यानी HCF ज्ञात करने में किया जाता है। तो दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे, जो इसी प्रमेयिका पर आधारित है। तो चलिए प्रश्नावली 1.1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसका सबसे पहला प्रश्न है 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का हमें मासा निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों में 225 संख्या बड़ी है और 135 छोटी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर हम देखें तो a = bq + r होता है,
तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को v, अर्थात 225 में 135 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा हमारा 90। इसी प्रकार चूंकि शेषफल 90 बचा है तो पुनः 90 और 135 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो 135 में 90 का भाग देने पर एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 45। एक बार फिर से 45 और 90 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और 90 में 45 का भाग देंगे तो दो बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक शेषफल शून्य ना बचे, और जिस चरण में शेषफल शून्य बचेगा उस चरण का भाजक ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तीसरे चरण में शेषफल शून्य बचा है तो 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा। अगर हम इसे भागविधि से इस सवाल को देखें तो आप देख सकते हैं कि 225 और 135, चूँकि हमें पता है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगाकर ही मासा ज्ञात किया जाता है, तो 225 में 135 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 90। पुनः 90 को भाजक बनाएंगे, 135 को भाज्य बनाएंगे। 135 में 90 का भाग देने पर एक बार जाएगा और शेषफल बचेगा 45। 90 को भाज्य बनाएंगे और 45 को भाजक। 90 में 45 से भाग देने पर दो बार जाएगा, शेषफल शून्य बचेगा। चूंकि अंतिम भाजक ही मासा होता है तो प्रश्न नंबर 1 के सवालों को इसी प्रकार से हल करना है। और अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर 6 है। चूंकि प्रश्न तो माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, क्योंकि यहाँ प्रश्न में 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 सिद्ध करना है, इसलिए b का मान यहाँ पर हम 6 मान लेते हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चूंकि हमें पता है कि r का मान v से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, इसलिए r के संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 हो सकता है। चूंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर b³ + r। तो यदि हम यहाँ b का मान 6 और r का मान 0 रखें तो a बराबर 6q हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम v का मान 6 और r का मान 1 रखें तो a बराबर 6q + 1 हो जाएगा। इसी प्रकार r के मान क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखेंगे तो a का मान 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 हो सकता है। अर्थात a का जो मान होगा वो इस रूप का हो सकता है जहाँ q भागफल है। चूंकि प्रश्न में दिया गया था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक और हमने प्रश्न में a को एक धनात्मक पूर्णांक माना है, तो a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए a का मान 6q + 2, 6q + 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हैं। अगर हम इनमें q का मान कोई भी पूर्णांक रखें तो ये सम संख्या आएगी, सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो इस सवाल को इस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को भी हल करने के लिए सबसे पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और b का मान मानेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए भी हम एक धनात्मक पूर्णांक और b का मान मान लेते हैं। तो सबसे पहले माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। हमने यहाँ पर b बराबर 3 इसलिए भी माना है क्योंकि सवाल में 9m, 9m + 1, 9m + 8 इस रूप में सिद्ध करना है। आप चाहें तो यहाँ b का मान 9 भी मान सकते हैं। चूंकि अगर हम 9 मानेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए हम b का मान यहाँ पर 3 मान रहे हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चूंकि r > 3 इसलिए r का मान 0, 1 या फिर 2 हो सकता है।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगर हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो r का मान यदि यहाँ 0 रखें तो a बराबर b का मान, चूंकि हमने 3 माना था तो 3q प्लस 0 यानी a बराबर 3q हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में दिए गए धनात्मक पूर्णांक के घन के मान को सिद्ध करना है, अतः हम a के प्रत्येक मान का बारी बारी से घन करेंगे। सबसे पहले जब a बराबर 3b, दोनों पक्षों का घन करने पर a घन बराबर 3b घन हो जाएगा और यहाँ 3 का घन 27, b घन पहले 9m घन, चूंकि हमें सबसे पहले 9m सिद्ध करना है इसलिए 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 गुणे 3b घन बचेगा। इसे हम 9m लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3b क्यूब हो जाएगा। इसके बाद अब हम a बराबर 3b प्लस 1 लेते हैं और उसके भी दोनों पक्षों का घन करेंगे। इसको हम a प्लस v का होल क्यूब इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3b स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3b इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। यहाँ हल करेंगे तो 3 का घन 27 और b का घन b घन हो जाएगा प्लस इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग 9, 9 3 27, b स्क्वायर इंटर का 9b और 1 का घन 1। यहाँ से 3 पदों से हम 9 कॉमन ले रहे हैं तो 27 में 9 का भाग लगाएंगे तो 3b घन प्लस यहाँ पर 3b और प्लस यहाँ से 9 कॉमन जाएगा तो b और प्लस 1। इसको हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3b क्यूब प्लस 3b प्लस 1। इसी प्रकार a बराबर 3b प्लस 2, इसको भी हल करेंगे तो ठीक 27b घन प्लस 54b स्क्वायर प्लस 36b प्लस 8 आएगा। इसके भी प्रथम 3 पदों से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3b घन प्लस 6b वर्ग प्लस 4b प्लस 8। तो इसको भी हम 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं जहाँ m बराबर 3b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 4b है, यानी m का मान ये है तो इसको हम 9m प्लस 8 लिख सकते हैं। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 3 में 616 और 32 का मासा यानी HCF ज्ञात करना है और प्रश्न नंबर 4 ठीक प्रश्न नंबर 5 की तरह ही लगेगा। फर्क इतना है कि इसमें हमने घन किया है, प्रश्न नंबर 4 में वर्ग करना है। तो ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के हल आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको हाई स्कूल की बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।